चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 4 जिसका नाम है जनन। आज जो है जनन का हम लोग एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू का मतलब होता है जो कि पूछने की संभावना होता है और पीवाईक्यू मतलब जो पूछा गया क्वेश्चन है। आज दोनों के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको एग्जाम हॉल में हुबहू देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन कहता है कि जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब होता है इसका क्या कार्य होता है। तो जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको पता है कि जनन, हम आपको बताए हैं कि जनन जो है, जनन में दो भाग लेते हैं। एक होता है नर, एक होता है मादा। नर में होता है वृषण और मादा में होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। और जब वृषण से क्या बनता है? शुक्राणु बनता है, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। शुक्राणु बनता है। और अंडाशय से क्या बनता है? अंडाणु बनता है। और जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो क्या होता है? निषेचन। क्या होता है? निषेचन। क्या होता है? निषेचन। और निषेचन के बाद क्या बनता है? भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण। और भ्रूण के बाद बनता है शिशु, नवजात शिशु। तो ये क्या है? ये जनन है। क्या है? जनन। तो जनन का मुख्य उद्देश्य होता है प्रजनन, यानी कि नई संतान का उत्पत्ति करना, नई संतान का निर्माण करना। जब दो व्यक्ति मिलते हैं, नर और मादा मिलते हैं, तो एक नई संतान का उत्पत्ति होता है, अपने जैसा क्लोन का उत्पत्ति होता है। उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि नहीं होगा, ऊर्जा उत्पादन नहीं होगा, पोषण नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजनन। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। आपको अभी तक जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा मादा का गर्भाशय है, मान लीजिए कि ये मादा जनन तंत्र है। क्या है? मादा जनन तंत्र है। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये मेरा गर्भाशय है। ये क्या है मेरा? ये मेरा गर्भाशय है, जहाँ पे शिशु, नवजात शिशु का यहाँ पे परिपक्व होता है। और ये मेरा योनि है। ये क्या है? योनि है। और ये जो है मेरा, ये अंडाशय है। क्या है ये? ये मेरा अंडाशय है, जो कि दो अंडाशय, एक मादा में दो अंडाशय पाया जाता है। और ये क्या है? अंडाशय। और अंडाशय में ही क्या बनते हैं? यहाँ पे अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। कहीं क्या बनते हैं? अंडाणु। और अंडाणु जो है परिपक्व 14वें दिन परिपक्व होके, कम्मे दिन 14वें दिन परिपक्व होके यहाँ से निकलता है, अंडोत्सर्ग होता है। और यहाँ पे फलोपन नलिका में आ जाता है। कहाँ पाया जाता है? फलोपन नलिका में आ जाता है। और फलोपन नलिका में आने के पश्चात जब यहाँ पे स्पर्म शुक्राणु जाता है, तो यहाँ फलोपन नलिका में क्या हो जाता है? फलोपन नलिका में निषेचन हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? निषेचन। जैसे कि मान लीजिए कि आप तुरंत बताएं कि नर मादा, नर युग्मक और मादा युग्मक बनेगा तो क्या होगा? निषेचन होगा। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाएंगे आपस में तो क्या होगा? निषेचन। और निषेचन की प्रक्रिया जो है कहाँ पे होगा? फलोपन ट्यूब में। आपको बता दें कि गर्भाशय में तो नहीं होगा, गर्भाशय में शिशु का परिपक्व होता है। अंडाशय नहीं होगा, अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु बनता है। अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु बनता है। फलोपियन ट्यूब बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? फलोपियन ट्यूब हो जाएगा। आपको बता दें कि फलोपियन ट्यूब का अन्य नाम अंडवाहिनी है। क्या है? अंडवाहिनी है। क्या नाम है? अंडवाहिनी है। इसी का दूसरा नाम डिम्बवाहिनी है। क्या नाम है? डिम्बवाहिनी है। ठीक है। फलोपियन ट्यूब का नाम आपको कहीं न कहीं ट्यूब मिल जाएगा, फलोपियन मिल जाएगा या नलिका मिल जाएगा, सभी एक ही चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। आपको बता दिए कि जनन में दो व्यक्ति भाग लेते हैं, एक नर भाग लेते हैं, एक मादा भाग लेते हैं। नर में क्या रहता है? वृषण रहता है। क्या रहता है? वृषण रहता है। और मादा में क्या रहता है? अंडाशय रहता है। आपको बता दें कि नर में भी दो वृषण होता है। नर में कितना वृषण होता है? दो वृषण। और मादा में भी दो अंडाशय होता है। वृषण का कार्य होता है क्या बनाना? शुक्राणु बनाना, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और यही स्पर्म के कारण, यही स्पर्म के कारण। और एक क्वेश्चन आपको बताते कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि शरीर का सबसे छोटा कोशिका क्या है? सबसे छोटा कोशिका क्या है? शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु है। और अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु। क्या बनता है? अंडाणु। क्या बनता है? अंडाणु बनता है। और आपको बता दें कि शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? अंडाणु होता है। और नर में क्या बनता है? शुक्राणु। शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। मादा में क्या बनता है? अंडाणु। अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? लिंग में नहीं। लिंग दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? तो एक नर लिंग होता है, एक मादा लिंग होता है। दूसरा कहता है प्रोस्टेट ग्रंथि, कोई नहीं होगा। मूत्राशय नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृषण। वृषण में ही क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु बनता है।
क्या बनता है? शुक्राणु। अच्छा बताइए कि आप एक नर में शुक्राणु कब तक बनता है? नर में शुक्राणु कब तक बनता है? तो आपको बता दें कि नर में जो शुक्राणु होता है 11 से 12 वर्ष से लेकर जब तक उसका मृत्यु नहीं हो जाता है, एक नर का मृत्यु नहीं हो जाता है, उसमें शुक्राणु बनना प्रारंभ ही रहता है। लेकिन आपको बताएंगे कि मादा में कुछ ऐसा नहीं होता है। मादा के बारे में आपको चलिए अगले नेक्स्ट बताते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अभी तुरंत बताएं कि अंडाणु जो होता है मादा में बनता है। कहाँ बनता है? मादा में। मादा में क्या होता है? अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय, जिसे हम लोग ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ओवरी में क्या बनता है? ओवम, जिसे हम लोग अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। तो आपको बताया कि अंडाणु कहाँ बनता है? तो मादा में बनता है। मादा में कहाँ बनता है? तो अंडाशय में बनता है। इसका आंसर गर्भाशय नहीं, गर्भाशय तो नहीं होगा, अंडाशय बिल्कुल सही। कहाँ हो जाएगा? अंडाशय। फलोपियन ट्यूब, क्या? फलोपियन ट्यूब नहीं, फलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन होता है। आपको इसे बता दें कि नर में जो मादा में जो है, मादा में 10 से 11 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक, 48 से 50 वर्ष तक क्या बनता है? अंडाणु बनता है। क्या बनता है? अंडाणु बनता है। क्या बनता है? अंडाणु। लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं है, 12 वर्ष से लेके जब तक उसका डेथ नहीं हो जाता है उसका जो है स्पर्म बनते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले आपको बता दें गुणसूत्र होता क्या है। गुणसूत्र होता क्या है? गुणसूत्र होता क्या है? गुण का मतलब होता है लक्षण। गुण का मतलब क्या होता है? लक्षण। सूत्र का मतलब क्या होता है? जन। तो जिसमें गुण लक्षण पाया जाता है उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप मान लीजिए कभी कभी सुने होंगे कि नर और मादा के मिलने से जो नया संतान का उत्पत्ति होता है, आप सुने होंगे कि इसका लड़का जो है पप्पा पे गया है, मम्मी पे गया है। तो यही गुणसूत्र के कारण जो है उसमें क्या जाता है? लक्षण जाता है। तो गुणसूत्र होता क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो उस मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, यदि हम जोड़ी में बोले, पेयर में बोले, यदि हम जोड़ी में बोले तो जोड़ी में होता है 23। जोड़ी में कितना होता है? 23 जोड़ी होता है। कितना होता है? 23 जोड़ी होता है। यदि हम संख्या में बोले तो 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। 46। यदि हम सिर्फ नर में बात करें, किसमें बात करें? नर में बात करें, तो नर में भी कितना हो जाएगा? 23 जोड़ी हो जाएगा। कितना जोड़ी हो जाएगा? 23 जोड़ी हो जाएगा। यदि मादा में बात करें तो मादा में भी 23 जोड़ी हो जाएगा। मादा में भी क्या हो जाएगा? 23 जोड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 जोड़ी। लेकिन हम इसके अलग यदि हम क्रोमोसोम की बात करें, किसकी बात करें? क्रोमोसोम की बात करें। गुणसूत्र का ही अगला भाग होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। आपको पता है कि नर में जो होता है क्रोमोसोम, नर में जो क्रोमोसोम होता है XY होता है। क्या होता है? XY होता है। और मादा में जो होता है, मादा में क्या होता है? मादा में XX होता है। और नर में आप अच्छे भली बात ही जानते हैं कि नर में जो है 44 प्लस XY होता है। और मादा में जो है, मादा में 44 प्लस XX होता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नया जो संतान का उत्पत्ति होता है, नया जो जनक बनते हैं या जीव बनते हैं, ठीक है, नर और मादा के मिलने से, वो किस पे डिपेंड करता है? लड़का होगा, लड़की होगा। अच्छी तरह से जानते हैं कि Y पे डिपेंड करता है, यानी कि नर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि युग्मनज कैसे बनता है? युग्मनज, युग्मनज की बात करें तो विभाजन से नहीं, निषेचन से। बिल्कुल। किससे बनेगा? निषेचन। आपको बता दें कि जब शुक्राणु अंडाणु मिलता है, जब शुक्राणु अंडाणु मिलता है तो क्या होता है? निषेचन। क्या होता है? निषेचन। और निषेचन के बाद ही बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। इसे कहते हैं नर युग्मक। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नर युग्मक। शुक्राणु को कहते हैं नर युग्मक और अंडाणु कहते हैं मादा युग्मक। क्या कहते हैं? मादा युग्मक। मादा युग्मक। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मनज कैसे बनता है? निषेचन से बनता है। किससे बनता है? निषेचन से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अलैंगिक जनन का उदाहरण है। आपको बताया कि जनन दो प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। एक होता है अलैंगिक, अलैंगिक। ठीक है। लैंगिक में जो है दो भाग, जो जनक लेते हैं, एक नर और एक मादा। लेकिन अलैंगिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, या तो नर भाग लेंगे या मादा भाग लेंगे, कोई एक ही आदमी भाग लेते हैं या कोई एक ही जनक भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ठीक है ना? आपको बता दें लैंगिक का, लैंगिक का मनुष्य हो जाएगा,
कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, चूहा हो जाएगा, बंदर हो जाएगा इत्यादि। लेकिन और लैंगिक में भी प्रकार है। क्या है? और लैंगिक में भी प्रकार है। जैसे आप लोग जानिएगा द्विखंडन, द्विखंडन, ठीक है, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक जनन, इसमें भी पढ़िएगा। लेकिन आपको बता दें थोड़ा देर के लिए कि अलैंगिक जनन का उदाहरण जो है मानव नहीं होगा, मानव हो जाएगा लैंगिक का। मानव क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा लैंगिक का। अमीबा, अमीबा भी हो जाएगा और लैंगिक का। क्या हो जाएगा? और लैंगिक का, और लैंगिक का। और लैंगिक में भी कैसा? और लैंगिक में भी कैसा? द्विखंडन। कैसा? द्विखंडन या बहुखंडन, द्विखंडन या बहुखंडन। तो क्वेश्चन का है अलैंगिक जनन का उदाहरण है अमीबा हो जाएगा। कुत्ता तो नहीं होगा, बिल्ली भी नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लैंगिक जनन में कितने विभाग भाग लेते हैं? अभी बताया कि लैंगिक जनन में 2 भाग लेते हैं, एक नर भाग लेते हैं, एक मादा भाग लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। और लैंगिक में 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अभी तुरंत बताएं कि भ्रूण का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि शुक्राणु, शुक्राणु और अंडाणु मिलता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो क्या होता है? निषेचन। निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। और निषेचन के बाद क्या बनते हैं? युग्मनज बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मनज बनते हैं। और युग्मनज के बाद क्या बनते हैं? भ्रूण बनते हैं। और भ्रूण कहाँ विकास होते हैं? तो भ्रूण का विकास होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो आंसर फैलोपियन ट्यूब नहीं है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो यदि फैलोपियन ट्यूब आंसर नहीं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय। क्या हो जाएगा? गर्भाशय। वैसे भी जो है भ्रूण का विकास अधिकतर गर्भाशय में ही होता है, तो इसके लिए गर्भाशय ही हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मासिक धर्म चक्र लगभग कितने दिन का होता है? तो अधिक पूछेगा कि अंडाणु कब परिपक्व होता है। आपको बता दें कि अंडाणु जो होता है परिपक्व, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया जो होता है 14 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 14 दिन का होता है, ठीक है ना। 14वां दिन जो है अंडाणु परिपक्व हो जाता है। लेकिन आपको पूछे कि मासिक धर्म, जिसे मासिक चक्र भी कहते हैं, मासिक चक्र या मासिक धर्म, यह प्रक्रिया मादा में होती है और हर मंथ होती है। 11 वर्ष के बाद हर मंथ होती है 50 वर्ष तक। यह प्रक्रिया जो होता है 1 माह का होता है, एक माह का होता है। और 1 माह में जो है 28 दिन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 दिन। क्या हो जाएगा? 28 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि कली द्वारा जनन का उदाहरण है। कली द्वारा, कली का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि ये कोई पौधा है। क्या है? ये कोई पौधा है और पौधा का एक भाग निकल गया। क्या निकल गया? एक भाग निकल गया। और एक भाग निकलने के पश्चात क्या हो गया? जनन हो गया। इसे कहते हैं कली द्वारा जनन। और यह प्रक्रिया जो है मुकुलन द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा होता है। और मुकुलन द्वारा किस में होता है? यह हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विखंडन किसमें पाया जाता है? अभी तुरंत आपको बताएं कि विखंडन जो है किसमें पाया जाता है? अमीबा में। किसमें पाया जाता है? अमीबा में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? आपको बता दें कि डीएनए, डीएनए यही है गुणसूत्र। क्या है? डीएनए, जो कि कहाँ पाया जाता है? जो कि आपकी कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है? कोशिका। और आपको पता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? कोशिका, ठीक है ना। कोशिका में क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए जो है इसका फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का मुख्य जो कार्य होता है ऊर्जा देना नहीं, पाचन करना नहीं, श्वसन करना नहीं, गुणों का संचरण। मतलब डीएनए के द्वारा ही गुण, जैसे कि मान लीजिए कि यदि पिता मान लीजिए कि पिता यदि बचपन से उसको कैंसर है या मान लीजिए कैंसर की बीमारी है, उसके पुत्र या पुत्री जो होगी उसमें भी कैंसर हो सकती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुण का हस्तांतरण, मतलब एक दूसरे से गुण का आदान प्रदान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है किशोर अवस्था में कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? किशोर अवस्था, जैसे कि एक आप कह सकते हैं कि प्रजनन अवस्था। क्या? प्रजनन अवस्था, जब जनन करने की क्षमता आती है उसे कहते हैं किशोर अवस्था, ठीक है ना। किशोर अवस्था नर में भी होता है, नर में भी होता है, मादा में भी होता है। तो किशोर अवस्था में दोनों अलग अलग हार्मोन बनाता है। नर में बनेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या बनेगा?
टेस्टोस्टेरोन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा, ठीक है ना। मादा में एजोस्टेरोन बनेगा, क्या बनेगा, एजोस्टेरोन बनेगा, क्या बनेगा, एजोस्टेरोन बनेगा, क्या बनेगा, एजोस्टेरोन बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था में कौन सा हार्मोन बनेगा, सक्रिय होगा, एंडोलिन नहीं, इंसुलिन नहीं, थायरॉक्सिन नहीं, तो टेस्टोस्टेरोन किसमें बनेगा, ये नर में बनेगा, किसमें बनेगा, नर में बनेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव में भ्रूण का पोषण कौन देता है। जैसे मान लीजिए कि ये मानव है, जैसे मान लीजिए कि ये मानव है, क्या है, मानव है, और किसमें है ये मानव, ये मानव जो किसमें है, ये मानव गर्भाशय में, और गर्भाशय में इसको भ्रूण जो है, ये भ्रूण को पोषण क्या देगा, कोई ना कोई पोषण देगा। आपको बताया गर्भाशय में भी भोजन होता है, जो गर्भाशय में शिशु होता है वो भी भोजन करता है, उसको गर्भाशय में भोजन देता कौन है, कैसे वो खाता है, कैसे रहता है, उसको जो भोजन देने का काम करता है उसका नाम है उपरा, क्या नाम है, उपरा, और उपरा को ही हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा, क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इंग्लिश वर्ड है और उपरा हिंदी वर्ड है। और उपरा आप जानते हैं कि ऐसे रहता है, ऐसे एक बच्चा से जुड़ा रहता है उपरा, ठीक है ना, ऐसे बच्चा से जुड़ा रहता है, ठीक है ना, ये मनुष्य है, ऐसे जुड़ा रहता है, कोई दिक्कत, जिसे हम लोग नाभि कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि निषेचन के बाद युग्मनज कहाँ पहुंचता है। जैसे मान लीजिए निषेचन हुआ, क्या हुआ, निषेचन हो गया, क्या हो गया, निषेचन हो गया, मान लीजिए निषेचन हो गया, निषेचन के बाद पता है कि युग्मनज बनेगा, क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, और युग्मनज के बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, क्या बनेगा, भ्रूण, और भ्रूण के बाद क्या बनेगा, शिशु बनेगा, क्या बनेगा, शिशु बनेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि निषेचन के बाद युग्मनज कहाँ पहुंचता है, अंडाशय में नहीं, अंडाशय में तो क्या बनता है, अंडाणु बनता है, क्या बनता है, अंडाणु बनता है। गर्भाशय में, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भाशय। योनि तो ये सहायक नलिका है, क्या है, मादा का सहायक नली है, सहायक नली है, क्या है, सहायक नली है। विरेचन में तो क्या बनता है, विरेचन में बनता है शुक्राणु, क्या बनता है, शुक्राणु, जो कि नर का भाग है, क्या है, नर का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लेसेंटा का कार्य क्या है। प्लेसेंटा आप तुरंत बताए, प्लेसेंटा मतलब उपरा, क्या, उपरा, जो कि शिशु को क्या देता है, शिशु को जो कि पोषण देने का काम करता है, क्या देता है, पोषण देता है, क्या देता है, पोषण। यह एक नलिका होती है, इस प्रकार का नलिका होती है जिससे शिशु जुड़ा होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, भोजन देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन देना नहीं, पाचन देना नहीं, उत्सर्जन नहीं, पोषण देना, क्या हो जाएगा, पोषण देना। अगला क्वेश्चन कहता है कि अलैंगिक जनन में कितने विभाग होते हैं। अभी तुरंत बताए हैं कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की अलग बहुत सारी विधियां हैं, हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो अलैंगिक, इसमें जनन जो होती है या तो नर होगा, या नर भाग लेगा, या मादा भाग लेगा, कोई एक ही अभिभावक, कोई एक ही अभिभावक भाग ले सकता है, कोई एक ही भाग ले सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक। लेकिन लैंगिक में कितना लेता है, लैंगिक में कितना लेगा, तो लैंगिक में दो, लैंगिक में दो, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अमीबा में जनन किस विधि से होता है। आपको बता दें अमीबा में दो प्रकार से विधि होता है, दो प्रकार की विधि होता है, द्विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विखंडन, बहुखंडन, तो ये द्विखंडन होगा। अगला क्वेश्चन, पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु का परिवहन किसमें होता है। तो शुक्रवाहिका में होता है, किसमें होता है, शुक्रवाहिका। विरेचन में क्या बनता है, विरेचन में शुक्राणु बनता है, विरेचन में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। मूत्राशय क्या, जिससे मूत्र निकलता है, क्या निकलता है, मूत्र निकलता है। प्रोजेस्टेरोन कोई हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है, क्या है, हार्मोन। तो आई होप कि आप 20 क्वेश्चन कर लिए होंगे और अच्छे समझे होंगे, उम्मीद है कि आप अच्छे समझे होंगे। इसके लिए आपको एक वीडियो लाया जाएगा जिसमें आपको पूरी विस्तार से जनन की प्रक्रिया समझाया जाएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है, मासिक चक्र क्या है, जो भी होता है इससे रिलेटिव क्वेश्चन, ठीक है ना। एक आप जानते हैं कि एक नर और एक मादा का जन्म होता है, लेकिन हम जानेंगे कि एक तीसरा भी है जिसको हम लोग निपुंसक बोलते हैं, उसका जन्म कैसे होता है, वो जनन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उस सारी प्रक्रिया को हम लोग अच्छे विस्तार से समझेंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यदि समझने में आपको कोई भी दिक्कत है, कहीं पे आपको दिक्कत है समझने में, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मतलब कुछ भी आपको डाउट होता है तो उसको आप कमेंट में बताइए, हम आपको अच्छी तरह समझाने की लिए आपको प्रयास करेंगे, ठीक है ना। होता है कि आप जब नए नए टीचर से मतलब जुड़ते हैं या कोई आई कांटेक्ट बनाते हैं, मतलब मिलते हैं, उसमें क्या होता है आपको समझने में कोई ना कोई दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो आप जो भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है।